नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में जितनी भी बातें मैंने करी थी, आज की जो वीडियो होने वाली है उसी के आगे होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने हमारे व्यूवर्स हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उपभोक्ता की बचत। नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी कंज्यूमर है वो बचत किस प्रकार से करता है, किस किस कंडीशन में उसको बचत करने की ज़रूरत होती है। और ये बचत की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है बचत का, वो सबसे पहले किसने दिया, उसके बाद इस प्रकार से बचत का जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, किसने किया, एक एक करके हम समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उपभोक्ता का बचत है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, वो सबसे पहले आरजे ड्यूट साहब ने किया था। आरजे ड्यूट साहब ने 1844 ईस्वी में वो आए, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है उपभोक्ता की बचत को इसको दिया। बाद में चल करके मार्शल साहब आए, उन्होंने कहा कि ये जो उपभोक्ता का बचत है इसका मैं साइंटिफिक एनालिसिस करूंगा, और इस आधार पर उन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस किया, यानी वैज्ञानिक विश्लेषण किया। और वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद उन्होंने एक नाम दिया इसको, उपभोक्ता का लगान। और ख़ास बात यह है कि जो मार्शल साहब हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इस पुस्तक में किस सन में 1890 में, मतलब 1890 ईस्वी में मार्शल साहब ने वैज्ञानिक विश्लेषण किया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये जो उपभोक्ता की बचत है, हालांकि उपभोक्ता की बचत यही बोले थे लेकिन बाद में बोले थे। जब इन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस किया, वैज्ञानिक विश्लेषण किया, तुरंत ही ये बोला कि इसको हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता का लगान। बाद में मार्शल साहब ने क्या बताया, इसी को इन्होंने कहा उपभोक्ता की बचत। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मार्शल साहब ने क्या किया, 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पुस्तक में उपभोक्ता के लगान की बात करी थी। उसके बाद जब एनालिसिस कर लिया, उस दिन एनालिसिस करने के उपरांत इन्होंने पाया कि इसको उपभोक्ता की लगान ना कह करके इन्होंने कहा उपभोक्ता की बचत है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद इस एनालिसिस करने का सिलसिला चलता रहा। बाद में जो अर्थशास्त्री हैं, यानी मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो आए और उन्होंने इसका कुछ और ही नाम दे दिया। जैसा कि उन्होंने कहा इसको बायर सरप्लस, कहने का मतलब है क्रेता की बचत। जैसा कि यहाँ पे जो मान्यता है कि उपभोक्ता का जो बचत है, ये नाम दिया है प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, यही नाम सर्वमान्य है और इन्हीं को इस उपभोक्ता का बचत जो होता है इसका प्रतिपादक माना जाता है। और बाद में चल करके हिक्स साहब आए, उन्होंने इस जो उपभोक्ता का बचत है, उन्होंने इस उपभोक्ता की बचत को तटस्थता यानी इंडिफरेंस कर के माध्यम से समझाया। तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो उपभोक्ता का बचत है इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ आपकी मान्यताएं हैं जिसको मान करके ये उपभोक्ता की बचत को क्रियाशील किया जाता है। तो वो मान्यताएं क्या हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं। जो इसमें पहली मान्यता है वो है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। दोस्तों, इस मान्यता में क्या बताया गया है, इस मान्यता में ये बताया गया है कि जो भी हमारी वस्तुएं होंगी वो एक समरूप होंगी, यानी आइडेंटिकल गुड्स होंगी। वस्तुओं में कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी एक समान होंगी। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताया, इस मान्यता में ये बताया गया है कि जो वस्तुएं हैं उनकी जो प्राइस है, उनका जो मूल्य है वो भी एक समान होगा। ठीक है, तो पहली पूर्ण प्रतियोगिता में ये दो चीज़ें निकल के आती हैं। उसके बाद हम जिस मान्यता की बात करते हैं वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये जो नियम है उपभोक्ता की बचत का आधार है। कहने का मतलब है कि ये जो नियम है, आपको पहले से ही पता है कि ये नियम क्या कहता है। इस नियम के बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बताया है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, नहीं देखें, हमारे प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ इसका। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये हमें बताता है कि जब भी कोई यूनिट एक एक करके आगे बढ़ाते जाते हैं, उस यूनिट से मिलने वाली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी एमयू है, वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है, यानी घटती जाती है। आप यूनिट की एक्स्ट्रा यूनिट लेते जाते हैं और उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो रिड्यूस होती है, यानी घटती जाती है। तो इस प्रकार से ये जो मान्यता है, यह मान्यता इस उपभोक्ता की बचत का आधार है। उसके बाद मैं बात करूं, जो अगली मान्यता है वो है मुद्रा में मापनीयता, यानी जो उपयोगिता है इसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। वी कैन मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। कैसे? दोस्तों, आपको पता है कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो आप उस वस्तु का उतना ही रुपए देते हैं जितना रुपए देने से आपको लगता है कि इतनी आपको उपयोगिता मिलेगी। सपोज डैट आप मार्केट में गए, कोई भी सामान लिए, तो आपने 5 रुपये दिया। 5 रुपये आपने ये सोचकर दिया होगा ना
कि इस 5 रुपए के बराबर हमें इस पार्टिकुलर वस्तु से उपयोगिता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, अदरवाइज आप क्यों देंगे, नहीं देना चाहेंगे। भाई किसके पास इतना पैसा है जो 5 रुपए से ज़्यादा देना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं देना चाहेगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारी उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, उसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारी मान्यता है, जो एजम्पशंस है, वो है कि सभी वस्तुओं की जो कीमत है वो एक समान होगी। ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु ऐसा नहीं होगा जिसकी कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, नहीं। मान्यता में यही बताया गया है कि जितने भी वस्तुएं हैं वो एक समान होंगी, जैसा कि यहाँ ऊपर मैंने बताया। और दूसरी बात कि वस्तुओं की जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो एक समान है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जो हमारा एजम्पशंस है, नेक्स्ट एजम्पशंस, उसको बोलते हैं मुद्रा की सीमांत तुष्ट गुण स्थिर है। जैसा कि ये सब जितने भी एजम्पशंस हैं, ये सब एजम्पशंस जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम में मैंने बताया है। फिर भी यहाँ पे चूंकि आया है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपके माइंड से एब्सेंट हो गया हो तो रिकॉल हो जाएगी। तो जो मुद्रा के सीमांत तुष्ट गुण है वो स्थिर माना गया है। इसका कहने का मतलब है कि जो मनी है, जो मुद्रा है, उसकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपको कोई वस्तु 5 रुपए की मिल रही हो और कभी ऐसा हो कि आप ज़्यादा रुपए लेके जाएं, वही वस्तु आपको ना मिल पाती हो। मतलब इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये भी क्या है, स्थिर होना चाहिए। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी रुचि में, फैशन में, आपकी प्राथमिकता में, इन सब में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होता है तो जो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत है ये लागू नहीं होगा। ये क्या होता है, इसको फॉलो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ मान्यता है जिसको मान करके ये उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। अब ये जो मान्यता माने हैं और जो उपभोक्ता के सिद्धांत है, इसको मैं आपको एक शेड्यूल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। शेड्यूल में आप समझेंगे कि किस प्रकार से क्या है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उपभोक्ता की बचत को आप दैनिक जीवन में महसूस करते होंगे, देखते होंगे। नहीं समझ में आया कैसे, चलिए हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ठंडी का सीजन इस समय चल रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, दिमाग में तो आता होगा ना, ठंडी ज़्यादा लग रही है, हमें जैकेट लेनी है, स्वेटर लेनी है, बहुत सारे क्या ले, थर्मल्स लेने हैं। तो इस प्रकार से जब आपके माइंड में आता है तो आप चाहते हैं कि हम मार्केट जाएं और पार्टिकुलर वस्तु को लें, चाहे जैकेट लेना, कुछ भी लेना। तो हमारा माइंडसेट यही से होता है, अगर हम एक जैकेट ले लेंगे तो कम से कम का 1500 या 1000 का लेंगे। सपोज दैट आपने माइंडसेट कर लिया यहाँ पे घर पे कि 1000 का हम जैकेट लेंगे, तो आप निकल गए मार्केट पहुँच गए। वही जैकेट जो आपके घर पे माइंड में था कि 1000 रुपये का मिलेगा, आप वहाँ पे पहुँचे दुकान पर, तो दुकानदार ने कहा कि ये जो जैकेट है जो आप लेना चाहते हैं वो 1000 की ना होकर के 800 रुपये की मिलेगी। तो आपके माइंड सेट 1000 का किया था, लेकिन आपको 800 रुपये मिली, मतलब आपको 200 रुपये का बेनिफिट हुआ। और वही जो 200 रुपये है आपका वही सरप्लस है, वही आपकी बचत है। मतलब बचत का कहने का मतलब है कि इसमें यही स्पेशली जो इसका परिभाषा यही बताता है कि कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी उपभोक्ता है, किसी वस्तु को लेने की अपेक्षा उस वस्तु को जितना रुपए देने के लिए तैयार है और एक्चुअल में जितना रुपए वो देता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बचत होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से तालिका में ये चीज़ें शो होती हैं। ध्यान से देखिए, इस तालिका में आपको 3-4 चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आपको एप्पल यानी सेब दिख रहा है, और दूसरा जो सेक्शन है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। अदरवाइज इसको अगर हम दूसरे भाषा में बोलें तो मूल्य यानी कंज्यूमर का वह मूल्य जो वास्तविकता में वो देना चाहता है, लेकिन बाजार मूल्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी वहाँ पे वस्तु हैं उनकी जो मूल्य है वो एक समान होगी, जैसा कि यहाँ पे 10-10 आपको दिख रहा है। और तीसरी चीज़, कंज्यूमर का जो बचत होता है वो किस प्रकार से होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेब है, ठीक है, कंज्यूमर एक सेब लेता है, तो वो एक सेब लेने के लिए वो 50 रुपये के लिए देने के तैयार है। एक सेब को लेने के लिए वो 50 रुपये देने के लिए तैयार है, जबकि वो एक पार्टिकुलर जो सेब है वो कितने की मिल रही है बाजार में, 10 रुपये की। कहने का मतलब है कि वो 50 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन बाजार में उस वस्तु की यानी सेब की मूल्य 10 रुपये है, तो 40 रुपये के बराबर उसको क्या मिल रही है, तुष्ट गुण मिल रही है। 40 रुपये के बराबर उसको बचत मिल रही है, जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यानी 50 - 10, 50 रुपये देने के लिए तैयार है, एक्चुअल में 10 रुपये में मिल रहा है, तो उसको कितना बचत हुआ, 40 रुपये का। उसी प्रकार दूसरा जब वो सेब लेगा तो वो 40 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन मार्केट प्राइस कितनी है, वो सेब की 10 रुपये है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 30। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तीसरा लेगा, चौथा लेगा, पाँचवा, छठा,
तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर तीसरे की बात करें तो 30 रुपये देने के लिए तैयार है, जबकि एक्चुअल अमाउंट यानी उस वस्तु की 10 रुपये है। तो इस प्रकार से जो उसकी बचत हो जाएगी 30 - 10 = 20 यानी 20 रुपये। उसके बाद हम बात करें चौथे की, उसी प्रकार ये भी है, मतलब चौथा और पाँचवा इस प्रकार से वो जो मूल्य देने के लिए तैयार है और एक्चुअल में जो मूल्य देता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपकी बचत हो जाती है। इसको और ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि टोटल वो सेब खरीद लिया, बाजार गया था, वो टोटल सेब खरीद लिया, और टोटल सेब जो खरीदा है उसका जो अमाउंट एक्चुअल में देना चाहता था और जितने वो दिया, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, इन दोनों का अंतर ही क्या है, बचत है। देखिए कैसे, 175 रुपये यानी मैंने पूरा क्या है, MU मार्जिनल यूटिलिटी बोले, चाहे तो हम बोल दें कि उपभोक्ता जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है उसको। तो इनका अगर हम पूरा श्रम निकाल लेंगे तो वो 75 आता है। मतलब इतना रुपए उपभोक्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन देता कितना है, 60 रुपये देता है। इस प्रकार इतना रुपए देने के लिए तैयार है, इतना देता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 115 आया, यानी 115 रुपये आया, जो कंज्यूमर का क्या है, बचत है। आई होप आपको इस पूरे शेड्यूल में समझ में आया होगा कि किस प्रकार से उपभोक्ता अपने बचत को कर रहा है। अगर हम इस शेड्यूल को एक ग्राफ पर प्लॉट करना चाहें, एक ग्राफ पर क्या करना चाहें, दिखाना चाहें, एक रेखा चित्र पर दिखाना चाहें, तो वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वैसे इमेज थोड़ा सा छोटा है, तो समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने नीचे क्या लिया है, यहाँ पे OX अक्ष है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये OX अक्ष है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ये OY एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है। मैंने OX अक्ष पर सेब की क्वांटिटी को दिखाया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, और मैंने OY एक्सिस पर उपयोगिता को दिखाया है, यूटिलिटी को दिखाया है। अदरवाइज इसको अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो वह मूल्य जो उपभोक्ता वास्तविकता में देने के लिए तैयार है, ठीक है, ये दिखाया गया। ध्यान से समझिए, ये सेब की क्वांटिटी हो गई, यानी 1 सेब 2 3 4 5 6, ठीक है। उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, यह मूल्य जो देने के लिए तैयार है। तो जैसे कि वो 1 सेब लिया और उसको कितना मूल्य देने के लिए तैयार होता है, 50, जैसा कि यहाँ पे 1 से 50। उसी प्रकार जब दूसरा सेब वो लेता है तो कितना देने के तैयार होता है, 40, जैसा कि दूसरा सेब लिया 40। उसी प्रकार तीसरा 30, यहाँ पे देखिए तीसरा 30, और यहाँ पर चौथा सेब है, चौथे सेब के लिए वो कितना, 25, चौथा से 25। उसी प्रकार देखेंगे, इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा यूनिट सेब की है उस एवज में जो कंज्यूमर है वो अलग अलग प्राइस देने के लिए तैयार है। तो अगर हम इसको रेखाचित्र पर प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो सैडेड एरिया है, इस तरह जो मैंने लाइन करी है, यानी इस रूप में, जैसा कि यहाँ पे ब्लॉक में बनाया है। तो ये जो सैडेड पोर्शन है, ये सैडेड पोर्शन, ये हमारी बचत को दिखाता है। कहने का मतलब है कि इतना कंज्यूमर ने क्या किया, बचत कर लिया, और जो नीचे आपको ब्लैंक लाइन दिख रही है वाइट हॉरिजॉन्टल में, वो आपकी क्या है, रियल मनी है, मतलब कि वास्तविक पैसा है, वास्तविक कीमत है, जो एक्चुअल में कस्टमर ने, ग्राहक ने, कंज्यूमर ने उस दुकानदार को दिया है, मतलब जिन्होंने उसका मूल्य चुका करके दिया है। तो ये क्या है, ये आपका वास्तविक मूल्य है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, और ये आपका क्या है, बचत है। अगर एक तरीके से और आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं अगर इसको करूँ ऐसे, मैंने लाइन कर दिया, अब ये लाइन देखिए नीचे यहाँ तक ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे तो आपकी बचत नहीं हो रही है ना, आपकी बचत तो केवल इतनी ही हो रही है, इसलिए जो नीचे है ये सैडेड पोर्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्या है, इतना ही आपका क्या है, सरप्लस है, और नीचे क्या है, वास्तविक मूल्य जो वास्तव में वो देता है। अब एक चीज़ और समझिए, जैसा कि जब 1 सेब लिया कस्टमर ने, कंज्यूमर ने, तो आप उसको कितना रुपए देना था, 50 रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन आपको इस केस में ज़्यादा बचत हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 सेब कस्टमर ने लिया, कंज्यूमर ने लिया, और वो 50 रुपए देने के लिए तैयार था, तो बचत कितनी हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुई। लेकिन जैसे दूसरा सेब हुआ, लिया, तो 40 रुपए देने के लिए तैयार था, तो बचत थोड़ी सी कम हुई। तीसरा सेब, यहाँ भी थोड़ी कम बचत हुई। चौथे सेब में इतना, पाँचवें सेब में इतना, और जब वो छठा सेब लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छठे सेब में आपकी कोई भी बचत नहीं हो रही है। मतलब आप जितना देना चाह रहे थे उतना पूरा का पूरा दुकानदार आपसे ले लिया। आई होप
इस पूरे समझ में आया होगा आपका शेड्यूल के माध्यम से और ये रेखा चित्र के माध्यम से, और इसकी मान्यता क्या क्या है, किस प्रकार से अर्थशास्त्री आए और इस कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की बचत के बारे में बताए। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि आज के इस सिनेरियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। हम लोगों ने पहले ये सीखा है कि जो उपभोक्ता की बचत है इसके बारे में जो भी अर्थशास्त्री हुए हैं उनका क्या माइंडसेट है, उनका क्या क्या मत है, किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने मत को व्यक्त किया है। ठीक है, अंत में यही निकल के आता है, कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो प्रोफेसर मार्शल सर हैं जिन्होंने 1890 यानी 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस बात को बताया है कि कंज्यूमर को क्या है, कंज्यूमर को पहले उन्होंने बोला उपभोक्ता का लगान, कंज्यूमर की बचत को, और उसके बाद बोला उपभोक्ता की बचत। तो इन्हीं का जो प्रतिपादन है सर्वमान्य है। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक चीज़ और, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपको उनको दोस्तों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम बचत करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।